Hello students, Ritu ma'am here. Student, today we will do our new topic of surface chemistry and it is properties of colloidal solutions. So we have mainly four properties of colloidal solution. The first one is the optical property and it is basically known as the Tyndall effect. The second is the kinetic property, mainly known as the Brownian movement. Third is the charge on colloidal particles. And fourth is the electrical property, basically known as the electrophoresis. So we will do them one by one. First one, we will take the optical property and it is known as the Tyndall effect. So what is Tyndall effect? We will take it in detail. So students, Tyndall effect क्या होता है? Basically, if a beam of light generally pass through solutions, okay, when we pass a beam of light through a true solution, then it is generally difficult to detect the path of the light, okay. But if a beam of light is passed through colloidal solution in dark, then generally the solution become luminescent, okay. What is its meaning? मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी लाइट का एक बीम पास करते हैं हम ट्रू सॉल्यूशन से, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि वो उसमें कोई भी पाथ उसका अपियर हो। मीन्स अगर उससे लाइट पास होगी तो आपको कोई चीज़ अपियर नहीं होगी, कोई पाथ अपियर नहीं होगा। बट अगर हम सेम फिनोमेना करते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन के साथ, डार्क में सेम चीज़ लाइट पास कर रहे हैं, तो वहाँ हमें एक पाथ विजिबल होता है। तो यानी आपका जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें क्या होता है, बेसिकली हमें वो ल्यूमिनेसेंट, मतलब कि आपका किस तरह का दिखाई पड़ता है, मतलब उसमें हमें पाथ विजिबल हो जाता है। और ये फिनोमिना जो है इट इज़ टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेते हैं कि क्या है ये। तो यहाँ पे आप एक बार डायग्राम देखने की कोशिश करिए। हेयर आई हैव टेकन अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, जिसके थ्रू लाइट डाली जा रही है लेंस से, ताकि इसको हम क्या कर सकें, यहाँ से पास कर सकें। तो यहाँ पे ये आपका जब ट्रू सॉल्यूशन से गया है तो कुछ भी अपियर नहीं होता है, कोई पाथ विजिबल नहीं होता है, ठीक है। डिटेक्ट ही नहीं कर सकते आप कि पाथ क्या है लाइट का, ये पास आउट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से पास आउट क्यों हो जाता है? क्योंकि जो ट्रू सॉल्यूशन है दे आर जनरली होमोजीनियस सॉल्यूशन, उसका जो पार्टिकल साइज होता है बहुत स्मॉल होता है। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ये चीज़ कि जो पार्टिकल साइज है वो बेसिकली 1 नैनोमीटर के आसपास होता है या उससे कम होता है। तो इसका मतलब क्या है, बहुत ही छोटा साइज़ है, तो ईज़िली जो लाइट है वो सीधे पास आउट हो जाती है उसमें से। बट जब यही लाइट आपकी कोलोइडल सॉल्यूशन पे पहुंचती है तो उसका पाथ विजिबल होता है, ठीक है। जब आप इसको डार्क में करते हैं और अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे आपको जो पाथ है वो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि लाइट किधर से जा रही है। तो वो बेसिकली क्या है कि क्योंकि इस पर जो पार्टिकल साइज है वो क्या है, कंपैरेटिवली बड़ा होता है, वो इतना बड़ा है, मतलब उसके पार्टिकल इतने बड़े हैं दैट दे कैन स्कैटर द लाइट, ठीक है, लाइट के पार्टिकल को स्कैटर कर सकते हैं। ये दिस इज यहाँ स्कैटर करके दिखाया हुआ है। तो स्कैटर करने के बाद में ये देखिए, जैसे ही स्कैटर करा तो इसका पाथ आपको, द पाथ ऑफ द बीम इज इल्यूमिनेटेड बाय द ब्लूइश लाइट, तो ब्लूइश लाइट के साथ में वो पाथ इल्यूमिनेटेड हो जाता है। तो इस चीज़ में आपका जो ट्रू सोल्यूशन है, लाइट बीम इज़ नॉट विजिबल, यहाँ पे आपका क्या हो गया, लाइट बीम इज़ विजिबल। तो ये बेसिकली आपका क्या है, टिंडल इफेक्ट है। तो यहाँ बेसिकली टिंडल इफेक्ट क्या है, जो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुई है, दिस फिनोमिना इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। और यहाँ जो स्कैटर करने के बाद ये कोन जैसा मिलता है, जिसमें आपका हम कह रहे हैं कि ब्लूइश लाइट से आपका अपियर होता है पाथ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द टिंडल कोन, ठीक है। तो टिंडल जो थे, ही वॉज द साइंटिस्ट हु हैज़ डिस्कवर्ड दिस फिनोमिना, तो उनके नाम के ऊपर इस इफेक्ट का नाम टिंडल इफेक्ट है। एंड बेसिकली टिंडल इफेक्ट क्या हो गया हमारा, सिंपली दिस इज द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, यानी द फिनोमिना of scattering of light
by colloidal particles is known as Tyndall effect. This is Tyndall effect. ठीक है, और जो आपको कोन मिल रहा है, द ब्राइट कोन, ये बताया ना अभी आपको, ये वाला कोन जो अपीयर होता है, द ब्राइट कोन ऑफ द लाइट इज कॉल्ड टिंडल कोन, या आप इल्यूमिनेटेड कोन भी लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्कैटरिंग जो है वो हमारा टिंडल इफेक्ट है ना। एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि जब आपने देखा होगा कि सनलाइट पड़ती है जब भी, तो वहाँ क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो डस्ट पार्टिकल लास्ट टाइम भी मैंने बताया था आपके, बेसिकली क्या है, एयर में जो डस्ट पार्टिकल है ये आपका एक कोलोइडल सोल्यूशन होता है। ठीक है, मतलब कोलोइडल पार्टिकल्स है, सोल्यूशन तो नहीं हमें बोलना चाहिए, कोलोइडल पार्टिकल्स हैं। तो ये कोलोइडल पार्टिकल्स, इनका साइज इतना बड़ा होता है कि दैट दे कैन स्कैटर द सनलाइट, तो वे सनलाइट को स्कैटर करते हैं। तभी आप कभी भी देखिएगा कि जब एक किसी कोने से पर्टिकुलर लाइट आती है, सन रेज आती है, तो हमेशा क्या होता है, उसमें आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स अपीयर हो जाते हैं, मतलब आपको वो बीम की फॉर्म में दिखता है, आपको वो पता चलता है कि यहाँ पे कोई चीज़ है, यानी वो पाथ उसका अपीयर होता है। बाय, क्योंकि दे कैन स्कैटर द लाइट, तो स्कैटर कर रहे हैं, तो डैट मीन्स क्या है, वो ही जो इफेक्ट है, डैट इज टिंडल इफेक्ट। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, so now we will move our next topic, next property, and this is the Brownian movement. The next property is the Brownian movement. The first property जो थी हमारे टिंडल इफेक्ट, ये क्या थी, बेसिकली हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी थी ना। जो सेकेंड प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मूवमेंट हमारी, ये हमारी बेसिकली क्या है, ये हमारी काइनेटिक प्रॉपर्टी है। तो काइनेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया कि मोशन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक पहले जो ऊपर डायग्राम बनाया है, इसको आप देखिएगा। तो बेसिकली ये क्या है, दिस इज सिंपली क्या है, इट इज सिंपली द कॉन्टिन्यूअस जिगजैग एंड रैंडम मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज द ब्राउनियन मोशन। सिंपल सा डेफिनेशन है इसका। क्या है ये, अगर मैं इसको लिखूँ, इट इज जिगजैग, कॉन्टिन्यूअस एंड random motion executed by colloidal particles। ठीक है, that is Brownian movement। और Brownian movement क्यों बोलते हैं इसको, because it was first discovered by Robert Brown। किसने डिस्कवर्ड किया था, by Robert Brown, साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर इसको हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। इन्होंने 1827 में ये मूवमेंट को डिस्कवर किया था अंडर माइक्रोस्कोप। जब वो कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टडी कर रहे थे, उसको एग्जामिन कर रहे थे, तो उन्होंने फर्स्ट ये चीज़ को ऑब्जर्व किया कि इस तरह का मोशन होता है। यानी अब यहाँ से देखिए, कोई ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में चला जा रहा है, कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा, किधर से जिगजैग, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, चले जा रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है। यह मोशन हमारा क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन का जो मोशन होता है वो इस तरह का होता है, जिसको हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। अब ये जो है, ये मोशन होता क्यों है। अब ऐसा नहीं है कि आपने कोई सॉल्यूशन लिया कोलोइडल तो आपको वो ऐसे ही दिखेगा, वो अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप आपको ऑब्जर्व होगा। अगर आप किसी कोलोइडल सॉल्यूशन को एग्जामिन करते हैं अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, तब आपको उसके पार्टिकल्स इस तरह के मोशन में जिगजैग मोशन करते हुए, रैंडमली मूव करते हुए दिखाई देते हैं। अब इसका रीज़न देखते हैं, कॉज क्या है। तो कॉज जो है बेसिकली, अगर मैं यहाँ कॉज लिखूँ, कोई भी चीज़ रैंडमली मूव क्यों होती है, बेसिकली जब उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स लग रही हो। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली क्या है, समझ लीजिए, ये कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, मैंने बड़े करके थोड़े बनाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपके क्या है, कोलोइडल पार्टिकल्स हैं। तो जब चारों तरफ से इनके क्या है, डिस्पर्शन मीडियम है, ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम है ये, जिसमें डिस्पर्स्ड है। तो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं
वो चारों तरफ से क्या कर रहे हैं, अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट करते हैं इन कोलोइडल पार्टिकल्स पे, तो उसकी वजह से किसी एक डायरेक्शन में इनका मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है। अगर समझ लीजिए ये आपका कोई पार्टिकल है, चार तरफ से इसको आपका पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, तो किसी एक डायरेक्शन में तो वो मूव करेगा ना, तो चारों तरफ से नहीं लग रहा, मतलब वो ऐसा नहीं कि अपनी पोजीशन से मूव नहीं करेगा, कहीं ना कहीं तो वो मूव करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब आपका दूसरा चीज़ समझ लीजिए, है ना। और समझ लीजिए मेरे पास में ये बॉल है, दो बॉल हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए कोलोइडल पार्टिकल है, और ये हमारा डिस्पर्शन मीडियम का पार्टिकल है। मैं एक दो और दिखा के आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ये भी समझ लीजिए। ठीक है, अब अगर ये दोनों इसको, ये यहाँ बॉल है, ये कोलोइडल पार्टिकल समझ लीजिए, ये डिस्पर्शन मीडियम का समझ लीजिए, अगर ये दोनों इसको करती हैं, ये दोनों इसको स्ट्राइक करती हैं, तो ये किधर जा रहा है, जिधर से ये स्ट्राइक कर रही हैं, जिधर से ये स्ट्राइक करेंगी उसके जस्ट ऑपोजिट साइड जाएगा ना। मीन्स अगर सिंपल एक ही करता है तो ये सीधे जा रहा है या किसी एक साइड में जाएगा, बट अगर दो तीन तरफ से इसको मूवमेंट करा जा रहा है, स्ट्राइक करा जा रहा है, तो किसी एक डायरेक्शन में ये मूव करेगा, फिर वहाँ से फिर किसी और डायरेक्शन में ये मूव करेगा, फिर किसी और डायरेक्शन में, मतलब कि इस तरह से इसकी डायरेक्शन जो होगा मूव करता रहेगा। ये आपका एक जगह से दूसरी पोजीशन पे आपका मूव करता रहेगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका ब्राउनियन मूवमेंट हो जाएगा। तो सिंपली इसका कॉज क्या है, इट इज ड्यू टू अनबैलेंस्ड bombardment on the colloidal particles by the molecules of the dispersion medium। ठीक है, तो किसी एक डायरेक्शन में मूव कर जाता है, इसी तरह से कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है। अच्छा, अब क्योंकि ये इसका एक कॉन्टिन्यूस zigzag मोशन हो रहा है, तो इसका सबसे प्लस पॉइंट क्या हो जाता है, इसकी वजह से ये बेसिकली आपका सेटल डाउन नहीं होने देता है पार्टिकल्स को। अब कोई चीज़ अगर कॉन्टिन्यूसली मूव करेगी तो वो सेटल नहीं हो पाएगी, तो सेटल नहीं होती है, तो इस वजह से जो आपके सोल्स होते हैं वो बेसिकली स्टेबल होते हैं। तो ये क्या हो गया, बेसिकली इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सोल्स। सोल्स में आप एक चीज समझ लीजिए कोलोइडल सॉल्यूशन में, कि जब भी इनका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा तभी इनकी स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। समझ रहे हैं। और आपका प्रेसिपिटेशन कब होता है, जब आपके पार्टिकल्स एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब सेटल डाउन हो जाते हैं। टेस्ट ट्यूब में देखा है ना कि हमेशा प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, सेटल डाउन होते हैं। बट अगर कोई चीज़ आपकी कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है तो वो कभी सेटल डाउन नहीं होगी। तो सेटल डाउन नहीं हो रही है, तो यानी इट इज़ बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सोल्स, क्योंकि ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से ये कॉन्टिन्यूसली आपका मोशन में रहता है। दैट्स व्हाई इट इज़ स्टेबल। वी जनरली कंसिडर दैट आपके जो लियोफिलिक एंड लियोफोबिक सोल्स हैं, दे आर स्टेबल। तो व्हाई दे आर स्टेबल, बिकॉज they generally show the Brownian movement, because of this kinetic property they have the stability। okay, now come to the हालांकि और भी रीज़न होते हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न उनका स्टेबिलिटी का जो है। नाउ नेक्स्ट आपका जो है थर्ड प्रॉपर्टी इज द चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स। सो स्टूडेंट्स, चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स, तो हम क्या बोलते हैं कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, जितने कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, ऑल द कोलोइडल पार्टिकल्स इन ए गिवन कोलोइडल सॉल्यूशन ऑलवेज कैरी अ चार्ज, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, उनके पास कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। एंड जो उनका नेचर होता है चार्ज का, वो आपका जनरली कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कुछ चीज़ें हैं जिन पे डिपेंड करता है, कुछ रीजंस हैं, उनको हम आगे डिटेल में लेंगे। फर्स्ट वी विल टेक सम एग्जांपल्स कि निगेटिव चार्ज सोल कौन से होते हैं और पॉजिटिव चार्ज सोल कौन से होते हैं। उसके बाद हम लेंगे कि कैसे इन पे ये चार्ज आता है। तो फर्स्ट आई एम टेकिंग निगेटिवली चार्ज सोल्स एग्जाम्पल्स। तो देयर आर स्टार्च, जिलेटिन,
एसिड डाइस्टर्ब्स, मेटेलिक सल्फाइड्स एंड मेटल सोल्स लाइक गोल्ड सोल हो गया, सिल्वर सोल हो गया, एट्सेट्रा। ठीक है। वेयरएज जो पॉजिटिवली चार्ज सोल्स हैं उनके एग्जांपल्स क्या हैं? ऑक्साइड्स जो होते हैं, बेसिक डाइस्टफ, यहाँ क्या है? एसिडिक डाइस्टफ, ये है बेसिक डाइस्टफ। लाइक मिथाइलिन ब्लू का अगर सोल होगा आपका, अगर इसका हम सोल बना देंगे तो ये भी आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा। देन जो हमारे ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, डेट ऑल्सो कैरी पॉजिटिव चार्ज। देन हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होंगे, जस्ट लाइक आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हो गया, दे ऑल्सो कैरी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो ये बेसिकली आपके चार्ज हैं। चार्ज के कुछ हमने एग्जाम्पल बता दिए कि कौन कौन से आपके बेसिकली होते हैं। अब क्यों होते हैं, कैसे इन पे चार्ज आया, इसको हम थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं। तो मैंने आपको कई बार ये चीज़ बोली है कि इस चैप्टर में इतना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, इतना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है कि ये चीज़ फिक्स नहीं होती है कि यही पार्ट आएगा और बाकी आप स्किप कर दो, ऐसा नहीं है इस चैप्टर में। जैसे कुछ चैप्टर्स में होता है कि ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें आप छोड़ सकते हो, तो इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ नहीं है। इसमें क्या है, छोटी छोटी बहुत सारी टर्म्स हैं। हालांकि पूरा चैप्टर बहुत सिंपल है, ऐसा टफ चैप्टर नहीं है, बट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं इसमें, बहुत शॉर्ट नोट के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम जो डिस्कशन कर रहे थे कि जो कोलाइडल पार्टिकल है दे कैरी चार्ज। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि क्या आपका रीज़न है, तो देर आर बेसिकली बोलना चाहिए मुझे, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। ठीक है। कौन कौन से रीजन है? तो फर्स्ट जो है आपका, इट इज ड्यू टू preferential adsorption of ions from solutions। ठीक है। सेकेंड जो रीजन है आपका बेसिकली सॉरी, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ electrical double layer। Third is the due to electron capture by soul particles during electrodispersion of metals। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, ये तीनों रीज़न भी हो सकते हैं, कोई दो भी हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है। तो इसमें से कोई भी रीज़न हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इनको हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो, जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट और सेकंड ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम सोल्यूशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सोल्यूशन है आपका, तो उसके अंदर बेसिकली जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो उसके ऊपर जिस भी टाइप का कैटायन या एनायन एड्सॉर्ब होगा, जो भी आयन उसके ऊपर एड्सॉर्ब होगा, ठीक है, उसी का चार्ज वो कैरी करता है। मीन्स अगर उसके ऊपर एड्सॉर्प्शन पॉजिटिव होगा तब उसका जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर वो निगेटिवली चार्ज आयंस को एड्सॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पे, तब वो निगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है। मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाहूँगी कि बेसिकली आप फिर से समझ लीजिए एक बार कि इफ़ यू टेक 2 और मोर आयंस, ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम में हमारे अगर एक, दो या दो से ज़्यादा हैं, तो बेसिकली प्रेफरेंशियली आपको एड्सॉर्प्शन देखना है कि कॉमनली जो कोलाइडल साइज पार्टिकल होगा उसका जो कॉमन आयन होगा उसमें से कौन सा है जो उस पर एड्सॉर्ब होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। तो आई एम टेकिंग द फर्स्ट वन, ठीक है, फर्स्ट ले रही हूँ मैं और इसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बता रही हूँ। देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि Ki और AgNO3 को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है,
ये दोनों चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि ये पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, ठीक है। दिस इज़ द एग्जाम्पल, दिस इज़ द एग्जाम्पल, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, समझ लीजिए कि आपका इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल, ठीक है। कब होगा? अगर Ki ऐड किया जाएगा AgNO3 में। ये हमारे पास AgNO3 सोल्यूशन है, ठीक है। दिस इज AgNO3 सोल्यूशन। इसके अंदर अगर हमने इसके अंदर Ki डाला तो आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा। रीज़न क्या है वो समझने की कोशिश करिए। यहाँ AgNO3 हमारा डिस्पर्शन मीडियम की तरह वर्क करेगा, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या डाला? Ki डाला है। अब यहाँ से प्रेसिपिटेट फॉर्म में क्या बनता है? Ki बनेगा, ऑब्वियसली साथ में आपका KNO3 सेपरेट हो जाएगा। जो AgI बन रहा है यहाँ से, यह हमारा क्या है? सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बन गए हैं, ठीक है। डिस्पर्शन मीडियम क्या है? AgNO3। आपने ऐड क्या किया है? Ki। प्रेसिपिटेशन क्या हुआ है? AgI। अब यहाँ पे इसमें आपको ये देखना है कि जो आपका प्रेसिपिटेशन हुआ है उसका यहाँ पे कौन सा कॉमन आयन है जो उसके ऊपर एड्सॉर्ब होगा। हमेशा जो कॉमन आयन है वो ही एड्सॉर्ब होगा। तो जो डिस्पर्शन मीडियम का होता है उसका आयन जो होता है वो एड्सॉर्ब होता है। इसमें और इसमें देख लीजिए कौन सा कॉमन है? सिल्वर आयन। तो बेसिकली आपका ये प्रेसिपिटेट हो गया, ये कोलॉइड बन गया है और इसके ऊपर सिल्वर आयन आपका एड्सॉर्ब हो गया है। सिल्वर कैसा होता है आपका? बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज। तो ये आपका कौन सा सोल हो जाएगा? ये आपका पॉजिटिवली चार्ज सोल हो जाएगा। मीन्स कि ये हमारा समझ लीजिए AgI का है, ये AgI है हमारा। इसके चारों तरफ सिल्वर के ये डिपॉजिट हो गए हैं। तो ये इस पर अगर चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब हो गया है तो ये कौन सा आपका चार्ज सोल हो गया है? ये आपका पॉजिटिवली चार्ज सोल हो गया है, ठीक है। अब ना अगर यही सेम एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगी निगेटिव कब होगा, ये किस केस में निगेटिव होगा। सेम आपका निगेटिव भी हो सकता है। तो तभी इसका जो एड्जॉर्प्शन है वो क्या बोला गया है? प्रेफरेंशियली एड्जॉर्प्शन बोला गया कि किसको वो आपका प्रेफर कर रहा है, ठीक है, कि कौन से आयन को वो प्रेफर कर रहा है एड्जॉर्प्शन के लिए। जिसको वो प्रेफर कर रहा है एड्जॉर्प्शन के लिए वही आपका वो चार्ज कैरी कर लेगा। अब समझ लीजिए ये निगेटिवली कब होगा? देखिए निगेटिवली चार्ज सोल, सेम एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब समझ लीजिए मेरे पास क्या है? सेम चीज़ है, Ki है और AgNO3 है। बट अब मैं क्या करूंगी? अब मैं सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करूंगी किसके अंदर? Ki के अंदर। ऊपर देखिए मैंने क्या किया था? Ki को ऐड किया था AgNO3 में, यानी डिस्पर्शन मीडियम क्या था? AgNO3 था। इसको इसमें डिस्पर्स किया है। यहाँ क्या कर रहे हैं? AgNO3 को Ki में डिस्पर्स कर रहे हैं। तो हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम क्या हो गया? Ki हो गया। यानी अभी मेरे पास में Ki जो है इट इज डिस्पर्शन मीडियम, ओके। और इसमें मैंने क्या डाला है? AgNO3 डाल दिया है, ओके। अगेन रिएक्शन तो सेम ही होगी कि KNO3 बनेगा और AgI बनेगा, कोई अलग चीज़ तो बनेगी नहीं, सेम चीज़ बनेगी, ठीक है। ये अगेन प्रेसिपिटेशन हो गया सिल्वर आयोडाइड का। बट अब यहाँ से आप देखिए डिस्पर्शन मीडियम में से ये आपका कॉमन आयन को एब्जॉर्ब करेगा अपने सरफेस पे। तो इसमें और इसमें आपका कौन सा कॉमन आयन है? आयोडाइड, ठीक है। तो यानी यहाँ से आप बेसिकली क्या करेगा? ये सिल्वर आयोडाइड हमारा जो बना, इसने जो एड्सॉर्ब किया अपने सरफेस पे, डिस्पर्शन मीडियम में इसका कौन सा कॉमन आयन है? हमेशा कॉमन आयन को ही एड्सॉर्ब करता है, सिल्वर आयन। तो निगेटिव हो गया। अब ये कौन सा चार्ज हो गया? निगेटिवली चार्ज सोल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका कोई भी सब्सटेंस निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। अगर आप उसके ऊपर एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का है वो डिपेंड करता है। बट इन जनरल हमने आपकी कुछ चीज़ें फिक्स कर दी हैं, जैसे आपका ब्लड है या मेटल सोल्स है, कि जनरली उनमें ऐसा होता है, कुछ पर्टिकुलर फिनोमिना है तो वो पॉजिटिव होंगे और वो निगेटिव होंगे। बट इन कंडीशन में जैसे ये हमने कोई रिएक्शन के थ्रू करके दिखाया तो इसमें आपकी दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल था।
अच्छा, एक मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आप ट्राई करिएगा उसको करने की, ठीक है। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा, अगर आपसे हो जाए तो बिल्कुल इसी तरह से है। जस्ट आपको क्वेश्चन को पढ़ के करने की कोशिश करनी है। वाई इज FeOH होल थ्राइस कोलॉइड पॉजिटिवली चार्ज व्हेन प्रिपेयर्ड। इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। बाय एडिंग FeCl3 टू हॉट वाटर। ओके, तो इसको आप करने की कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। नाउ अब देखिए, कॉज तो मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पे। नाउ हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर, जो हमारा सेकंड कोर्स था, जिसमें आपको मैं बता दूं, मैंने बताया था सेकंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में ही जो हमारा डिटेल है वो है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो पहला रीज़न तो हो गया एड्जॉर्प्शन की वजह से, दिस इज द सेकंड रीज़न, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर विच इज़ जनरली नोन एज द हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ये क्या है, इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। तो अभी हमने एक चीज़ पढ़ी कि जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं दे फर्स्ट प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब आयंस, ठीक है, फ्रॉम द सोल्यूशन एंड जनरली एक्वायर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। ओके, तो जनरली जब एब्जॉर्प्शन होगा तो जनरली फर्स्ट लेयर आपकी बन जाती है किस चीज़ की, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज की, ऑब्वियसली। अब जब वो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज की एक लेयर बन जाती है तो वो अपने काउंटर आयंस को अट्रैक्ट करती है मीडियम में से और एक सेकेंड लेयर भी बना देती है। तो इस तरह से कोलोइडल पार्टिकल पे कितनी लेयर हो जाएंगी, 2 लेयर हो जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं। और हेल्महोल्ट्ज जो है वो अगेन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये चीज़ को डिस्कवर किया था। फिर से समझ लीजिए, दिस इज द कोलोइडल पार्टिकल, ठीक है। ये इसके ऊपर एक एड्जॉर्प्शन हो गया है, जो जैसे हमने अभी पढ़ा है कि उस पर या तो पॉजिटिव का एड्जॉर्प्शन होगा आयंस का या निगेटिव का एड्जॉर्प्शन होगा, जिसका भी होता है, ठीक है। समझ लीजिए पॉजिटिव का हो गया, तो वो एक लेयर और बना देगा किसकी, अपने काउंटर आयन की। मतलब ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव की बनेगी, ये निगेटिव होता तो ये पॉजिटिव की बनेगी। तो बेसिकली यहाँ कितनी लेयर हो गई, 2 लेयर्स हो गई। तो जो फर्स्ट लेयर है, जो एड्जॉर्ब हुए हैं पार्टिकल, ये तो फिक्स लेयर हो गई। जो फर्स्ट लेयर है ये कैसी है, फिक्स लेयर है। और जो सेकेंड लेयर है ये आपकी मूवेबल है, इट कैन मूव, ठीक है। सेकेंड आपकी मूवेबल लेयर है, जो फर्स्ट है वो फिक्स लेयर है। अभी मैंने जो एग्जांपल बताया आपको उसी के फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल दिया था, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अगर सिल्वर आयोडाइड पे सिल्वर आयन जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। अब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये कोलोइडल हो गया, AgI हो गया, ये बीच में मैंने दिखाया है एरो से। फिर जो इसके ऊपर एब्जॉर्प्शन हुआ है किसका हुआ है, सिल्वर आयन का, पॉजिटिव हो गया। अब सिल्वर आयन का इसमें काउंटर आयन क्या है, आयोडाइड आयन, जो निगेटिवली चार्ज है, ये एक सेकंड लेयर हो गई। तो इस तरह से 2 लेयर्स बन जाती हैं। जो फर्स्ट लेयर होगी यानी सिल्वर आयन वाली लेयर होगी वो कैसी होगी, फिक्स्ड लेयर होगी। जो उसके काउंटर आयन की लेयर है वो हमेशा मूवेबल लेयर है, क्योंकि ये एड्जॉर्प्शन से बन रहा है, वो सिर्फ जस्ट अट्रैक्शन से बन रहा है, अपने काउंटर आयंस को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये लेयर आपकी बन जाती है, 2 लेयर बन जाती हैं, जिसको हम हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो यानी सिंपली ये क्या है, अगर आपको इसमें वैसे कुछ लिखने का तो है नहीं ऐसे, फिर भी अगर आप लिखना चाहते हो तो इसमें हो जाएगा सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेयर्स ऑफ ऑपोजिट चार्जेस अराउंड द कोलोइडल पार्टिकल, ठीक है। मैं लिख देती हूँ अगर आपको लिखना, हालांकि ऐसा लिखने का कुछ नहीं है इसमें, इजीली आप लिख सकते हैं इसको। द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 लेयर्स ऑफ ऑपोजिट चार्जेस around the colloidal particle is called Helmholtz electrical double layer, ठीक है। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, जीटा पोटेंशियल, या जिसको हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। ये कई बार 1 मार्क में आ जाता है। जीटा पोटेंशियल
या फिर इलेक्ट्रो काइनेटिक पोटेंशियल। इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। देखो अब यहाँ पे आपने ये देखा कि हमारी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनी हुई है, जिसमें आपके बेसिकली एक फिक्स लेयर है, दूसरी आपकी मूवेबल लेयर है, और दोनों में आपका चार्ज डिफरेंस है। तो बेसिकली इसमें जो आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ द चार्ज सेपरेशन, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसको हम जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो क्या हो गया बेसिकली ये, it is the charge of opposite signs on the fixed and diffuse parts of the Helmholtz electrical double layer, which results in the creation of potential difference between two layers is known as the zeta potential। ये बेसिकली डेफिनेशन है। फिर से बता रही हूँ मैं आपको, दो लेयर्स हैं, फिक्स लेयर है, मूवेबल लेयर है, दोनों अपोजिट चार्ज के हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बेसिकली जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये क्या है आपका कि सिंपली इट इज द चार्ज ऑफ ऑपोजिट साइंस ऑन द फिक्स्ड एंड diffused parts of the Helmholtz electrical double layer results in creation of potential difference। किसके बीच में? Between these two layers। कौन सी लेयर्स? जो मैंने आपको भी बताई, मोबाइल लेयर और फिक्स लेयर, एंड इट इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। ठीक है, या काइनेटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, वो एक ही बात है। दिस इज द डेफिनेशन। सो बेटा ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है हमारा। तो हमने आज 3 चीज़ें कर ली हैं, एक हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, दूसरा हमारी काइनेटिक प्रॉपर्टी, एंड तीसरा जो था हमारा चार्ज ऑन द सोल पार्टिकल। तो यानी टिंडल इफेक्ट वी हैव कंप्लीटेड, ब्राउनियन मूवमेंट वी हैव डन, एंड थर्ड इज द चार्ज ऑन द सोल पार्टिकल। तो तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारी हो गई हैं। इसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिमेनिंग है जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, डेट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और उसके बाद इसमें मुश्किल से हार्डली 2 टॉपिक रह गए हैं जिनको हम सबको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो तब तक आप यहाँ तक पढ़ते रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क टू मी, एंड